हे गाइस, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 5 माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे उसे कंप्लीट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमने कल हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर हमने देखा था कि मेथड्स क्या होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। प्राइस इलास्टिसिटी क्या था, रिमेंबर कीजिए, क्या था कि रिलेशन क्या होता है। मान लो चेंज आता है प्राइस की वजह से, डिमांड में कितनी डिग्रीज का चेंज आता है, कितने परसेंटेज चेंज आता है डिमांड में, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। मेथड्स हम दो मेथड्स देख चुके हैं, परसेंटेज मेथड एंड जियोमेट्रिक मेथड। आज हम देखेंगे इसका जो डिराइवेशन वाला नेक्स्ट मेथड है कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर उसका प्राइस से क्या रिलेशन होता है। हमने लास्ट वीडियो में देखी थी हमारी डिग्रीज, कौन सी डिग्रीज देखी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ईडी इज इक्वल टू लेस देन 1, मोर देन 1, इज इक्वल टू 1 और इन्फिनिटी एंड 0। ये हमने 5 डिग्रीज देखी थी और हमने दोनों मेथड से ये पांचों की पांचों डिग्रीज हमने समझ ली थी। अब हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को विद ये वाली जो डिग्रीज हैं 5 डिग्रीज के थ्रू समझेंगे, विद इसके डायग्राम्स देखेंगे और उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स, वो डिटर्मिनेंट्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और हम इसमें ये भी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ से सीबीएसई है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या होता है, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, हम इसके अंदर डिग्रीज के थ्रू और इसको बिल्कुल सीक्वेंस के थ्रू ही समझेंगे। जैसे दिया हुआ है प्लीज़ आप एग्जाम में बिल्कुल सेम की सेम वैसे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस पे, मतलब इन्होंने मतलब किसके थ्रू एक्सप्लेन किया था कि अगर पर क्या होता है प्राइस में चेंज आता है, उसकी वजह से उनकी जो डिमांड में किसी गुड की चेंज आता है, उसकी जो डिग्री होती है उसे हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उन्होंने इसे किस में, 3 सिचुएशंस में डिवाइड किया था, किसके थ्रू, टोटल एक्सपेंडिचर अगर मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उस सिचुएशन में 3 मेथड्स हैं, मतलब 3 सिचुएशंस हैं। और हमने जो पहले हमारे 2 मेथड्स पढ़े हैं, जियोमेट्रिक मेथड और दूसरा मेथड हमने कौन सा पढ़ा था, परसेंटेज मेथड। तो उन दोनों में हमने डिग्रीज कितनी पढ़ी थी, 5 डिग्रीज। ठीक है, इसके अंदर हमने ईडी इज इक्वल टू 0 और ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला हमने सिचुएशन नहीं ली है, उसमें टोटल एक्सपेंडिचर का केस नहीं होता। इस टोटल एक्सपेंडिचर वाले में सिर्फ 3 ही केसेस होते हैं, 3 ही सिचुएशंस होती हैं। हमें 1 बाय 1 हम इसे समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ईडी इज इक्वल टू 1, मतलब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 कब होती है या यूनिटरी कब होती है, कब होती है, या तो प्राइस डिक्रीज हो रहा हो, प्राइस के डिक्रीज होने से या इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर अगर फिर भी कांस्टेंट रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईडी इज इक्वल टू 1। कैसे, क्वांटिटी का तो हमें पता ही है, हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है तो हमें पता है कि प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी डिमांडेड, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। दोनों सिचुएशंस हमें पता है। यहाँ पे हमें साइड में शो हो रही है राइट हैंड साइड में कि पी एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे क्यू एक्स इंक्रीज हो रहा है, पी एक्स इंक्रीज तो क्यू एक्स डिक्रीज। हमने रिलेशन देखना है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का, है ना। अब देख रहे हैं कि प्राइस जब पहले जो टेबल दिया हुआ है उसमें 2 रुपये था, जब 2 रुपये से 1 रुपये हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, 8 रुपये है, कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट जब हम प्राइस इंक्रीज हुआ 1 से 2 तो क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी सेम है, 8 है। जब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज आने की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो उसे हम उस सिचुएशन को हम बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू 1। हमारी नेक्स्ट सिचुएशन है ईडी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन यूनिटरी कब होती है, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन कैसे, अगर प्राइस हमारा फर्स्ट टेबल में आप देख सकते हैं कि जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है 2 to 1, है ना, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 8 to
10। सेकंड में क्या है, दूसरा सिचुएशन हम देख लेते हैं। प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या मतलब दोनों के बीच में क्या शो हो रहा है, इनवर्स रिलेशन, मतलब नेगेटिव रिलेशन। प्राइस इंक्रीज तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन शो हो रहा है तो क्या सिचुएशन होगी, ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, हमारा थर्ड सिचुएशन है ED इज लेस देन 1। लेस देन 1 कब होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कब होगी, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशन। प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। प्राइस हमने देखा फर्स्ट टेबल में 2 रुपये से 1 रुपये हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ 6 to 4, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो गया ना, तो दोनों के बीच में सेम रिलेशन है, क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है ना। तो क्या है, डिक्रीज तो डिक्रीज हो गया टोटल एक्सपेंडिचर भी। दूसरे टेबल में हम देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, 4 to 6 हो गया। में क्या शो हुआ, अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो हमारी सिचुएशन कौन सी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इसे जो ऊपर डेफिनेशन है यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। अब हम देख लेते हैं तीनों के तीनों सिचुएशंस को एक डायग्राम के थ्रू। हमारा जो RN है, RN क्या शो कर रहा है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर है। आप इसे टेबल्स को इस डायग्राम में कर सकते हो। क्या है, RN क्या है हमारा, ED इज ग्रेटर देन 1। NM क्या है, NMDC, ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसमें क्या सिचुएशन है, ED इज इक्वल टू 1। क्या है, ED इज इक्वल टू 1। इसमें क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो क्या है, कांस्टेंट है। हमने देखा ना B और C क्या है, स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है। उसके बाद जब हम सेकंड देखते हैं MP क्या होता है, MP में देखते हैं क्या चीज़ है, प्राइस पहले P था, जब प्राइस P से M चला गया है ना, प्राइस P से M हुआ तो टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है ना, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना, देखो D से C जा रहा है तो प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है ना। क्या दिखा रहा है ये, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ED इज लेस देन 1। हमें ये डायग्राम बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर कर रहा है। ये सिचुएशंस अब हमें समझ में आ चुकी हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं अदर देन प्राइस। हम प्राइस का पढ़ चुके हैं, प्राइस में क्या रिलेशन होता है टोटल एक्सपेंडिचर का। फर्स्ट मेथड हमने परसेंटेज मेथड देख चुके हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड में अगर प्राइस की वजह से कोई चेंजेस आ रहे हैं कितना % चेंज आ रहा है वो हम देख चुके हैं। डायग्राम के थ्रू हम देख चुके हैं, क्या था वो, एक टेबल डायग्राम था, उसके अंदर जियोमेट्रिक मेथड हम समझ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स या अदर डिटर्मिनेंट्स, है ना। कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं हम उसे ब्रीफ में समझते हैं। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। हम अब कमोडिटीज़ कई तरह की होती हैं, हमने इन्हें ब्रॉडली 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। 3 तरीके के गुड्स में, नेसेसरी गुड्स और लग्जरी गुड्स और जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। नेसेसरी गुड्स कौन से होते हैं, जो पुअर पीपल, रिच, हर किसी को वो चीज़ नेसेसरी चाहिए और उनकी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1, मतलब उसका प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसकी डिमांड लगभग कांस्टेंट रहती है, थोड़ा बहुत उनकी डिमांड में चेंज आता है ना, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। सॉल्ट है, जिसको जितना यूज़ करना है वो उतना ही परचेज़ करेगा, उसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो डजंट मेक एनी इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डिमांड पे इफेक्ट कर सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसकी क्या होगी, इलास्टिसिटी लेस देन 1, है ना। सीजनेबल वेजिटेबल्स का भी यही है, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, ख़राब हो जाती है एक टाइम के बाद, तो जितनी जिसको नीड है वो उतनी ही लेगा, तो इसकी डिमांड एकदम से इफ़ेक्ट नहीं करती है प्राइस की वजह से। दूसरा है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स में क्या होता है, लग्जरी गुड्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है,
मोर देन वन क्यों होती है? एग्जाम्पल आप एसी ले सकते हो, फैशनेबल गारमेंट्स ले सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई स्टेटस डिस्टिंक्शन वाली गुड्स हैं, स्टेटस शो वाली हैं, एंटिक्स हैं, तो अगर उसका प्राइस डिक्रीज होता है तो मतलब उसका स्टेटस भी डाउन हो गया है ना। क्योंकि जब उसका कोई भी पेंटिंग्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा वो होती हैं, पेंटिंग्स में क्या होता है कि पेंटिंग्स जो हाई प्राइसेस होती हैं तभी उनका ऑक्शन लगता है, उनकी सेल होती है ना। क्या है वो? सोशल डिसीजन, मतलब स्टेटस शो करने वाली होती हैं। तो इनमें इनके केसेस में क्या होता है? मोर देन वन। जॉइंटली डिमांडेड गुड्स कौन सी होती हैं? ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक। इसमें इलास्टिसिटी कैसे इफेक्ट करती है हम देखते हैं। ब्रेड, मान लो ब्रेड का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो ब्रेड की डिमांड इतनी ज़्यादा, मतलब क्या होगा, बटर का अगर प्राइस में, बटर में भी फ़र्क आएगा ना, बटर का भी प्राइस मान लो कम हो जाता है, या ब्रेड दोनों का सेम है, मान लो ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, बटर का भी इंक्रीज़ होगा, तो इलास्टिसिटी में चेंज आ सकता है, मोर देन या लेस देन हो सकती है। लेकिन अगर बटर का कम ही है और ब्रेड का इंक्रीज़ हो गया तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की इलास्टिसिटी को एक स्टेबल पोजीशन में रखते हैं ये जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं। इसलिए हम इनका इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिन गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है? मोर देन 1। क्यों होती है? इसका रीज़न हम देख सकते हैं, टी और कॉफ़ी है। अगर मान लो टी के प्राइस इंक्रीज़ हो सकते हैं तो क्या होगा? टी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो टी वाले जो कंज्यूमर्स हैं वो कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गए, है ना। तो टी के क्या हुए? डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, टी का डिमांड कम हो गई। तो इसमें क्या है कि एकदम से टी का प्राइस इंक्रीज़ होने पर टी के कंज्यूमर्स कम हो गए, डिमांड कम होगी, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए वो, है ना। तो इसकी डिमांड प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 1। डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस में हम क्या देखते हैं? कॉमोडिटीज़ दैट कैन बी पुट टू वेराइटी ऑफ यूजेस, मतलब कोई भी कॉमोडिटीज़ जिनके बहुत सारे यूजेस होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो मोर देन 1 होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को फ़ैन, लाइट्स, बहुत सारी अब हमारी अप्लाइंसेस, एलसीडी, सब कुछ चलाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं तो हम क्या करते हैं? हम हमारी डिमांड के, हम अपने कंजप्शन को क्या करते हैं? थोड़ा लिमिटेड कर लेते हैं, है ना। तो हम काफ़ी केयर करते हैं इस चीज़ की कि हम लोग बहुत कम जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें, अपनी कंजप्शन कम कर देंगे। अपनी परचेजिंग पावर, अपने बजट के अकॉर्डिंग हम उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? कंजप्शन को कम करते रहते हैं। मतलब हम थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने की वजह से हमने जो हमारी डिमांड है उसे इतना चेंज कर लिया, तो इसमें क्या सिचुएशन आएगी? ED इज़ ग्रेटर देन 1। मिल्क के केस में भी सेम है। मिल्क के अगर प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं, हम दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, जैसे मान लो रिड्यूस हो रहे हैं, मिल्क के प्राइसेस रिड्यूस क्या होंगे तो क्या होगा? मिल्क को हम एक्स्ट्रा चीज़ों में यूज़, उसका कर्ड, चीज़, काफ़ी चीज़ें बनाने में यूज़ करने लग जाएंगे, तो मिल्क की क्या करेंगे? हम डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे, है ना। दोनों की सिचुएशन में ऐसे है। हमने वाइसा वर्सा वाला केस भी देख चुके हैं हम। हमारा नेक्स्ट है पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़ क्या होता है? किसी भी गुड की अगर हम क्या करते हैं? पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, किसी भी गुड का यूज़ हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है? मोर देन 1, है ना। इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया है रेजिडेंशियल हाउसेस का। अगर इंटरेस्ट रेट, अगर हमने लोन लेकर घर लेना है, अगर उसके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लोन्स की वो हाई हैं, तो मैं क्या करूँगी? अभी लोन नहीं लूँगी, अभी अपना घर नहीं खरीदूँगी। जब आगे फ्यूचर में जब भी लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे तो मैं लोन ले लूँगी। तो मैंने अपना क्या किया? अपना जो कंजप्शन है, अपना लोन का जो कंजप्शन है वो मैंने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। तो इसमें इलास्टिसिटी क्या हुई? मोर देन 1, है ना। कि प्राइजेस हाई होने की वजह से मैंने अपनी डिमांड बिल्कुल ज़ीरो ही कर दी, एक तरीके से मैंने लोन लिया ही नहीं। नेक्स्ट है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर्स या बायर्स क्या है?
कि अगर जो बायर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं, मतलब बहुत रिच हैं, है ना, उनकी इनकम अच्छी है, उनको छोटे मोटे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके केस में इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1, है ना, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, उन्होंने जो डिमांड करनी है उन्होंने करनी है, तो उनकी जो डिमांड की इलास्टिसिटी है उस गुड की, वो क्या होगी, लेस देन 1। लेकिन अगर इन केस अगर हम पुअर पीपल देखते हैं, उनकी इलास्टिसिटी हम मान के चलेंगे, वो कंज्यूमर्स हैं, वो कौन से हैं कि लोअर सेक्शन से हैं, तो उनकी क्या होगी इलास्टिसिटी, लेस देन, उनकी इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1। क्यों, क्योंकि उनका अगर प्राइस में थोड़ा सा भी इफेक्ट आता है, इनकम तो उनकी उतनी है, लो लेवल है, तो वो क्या करेंगे, अपनी डिमांड को काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे, है ना। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स नेक्स्ट है हमारा, हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। अगर कोई भी कंज्यूमर किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल है, तो उसे वो गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसको उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो उसको जितना कंज्यूम कर रहा है वो उसको उतना कंज्यूम करेगा, भले ही उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए। एग्जाम्पल हम सिगरेट, टोबैको, अल्कोहल, इन चीज़ों का ले सकते हैं कि अगर इनके प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं, अगर मान लो हाई, अब हमें पता है कि गवर्नमेंट तो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ से आता है, इन्हीं चीज़ों से आता है, अल्कोहल से, टोबैको से, हाईली टैक्सड हैं, सबसे ज़्यादा उनको इनकम इस चीज़ से आ रही है और प्राइसेस इनके हाई रहते हैं, टैक्स की वजह से प्राइसेस हाई हो जाते हैं, फिर भी इनकी जो डिमांड है वो हाई ही है, इनकी डिमांड कांस्टेंट ही है, इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती। इसका यही रीज़न है कि इनकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 है। क्यों है लेस देन 1, क्योंकि इनको प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमारा नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी। अगर मान लो हमारी इनकम का कुछ छोटा सा पार्ट अगर हम किस चीज़ों पे यूज़ कर सकते हैं, अगर एक स्टूडेंट है, कोई आप अपने कोई भी बच्चे के लिए लेके आ रहे हैं पेंसिल, इरेज़र या छोटी छोटी मैच स्टिक्स ली हैं, कोई भी छोटी सी आइटम ली है, हमारी जो इनकम है उसका बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, माइनर पार्ट है, जिसे हम काउंट भी नहीं करते, उस माइनर पार्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, उतना पैसा ही हम यूज़ कर रहे हैं हमारी इनकम में से, तो उसकी जो इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं करे। इन केस अगर हम कोई ड्यूरेबल आइटम खरीद रहे हैं, मतलब कोई बड़ी चीज़ ले रहे हैं, हम स्कूटर, बाइक, कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो हमारी इनकम का काफ़ी लार्ज पार्ट है, ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी साल की 2 साल की इनकम भी हो सकती है, कि टोटल इनकम हम उस पर लगा रहे हैं, सेविंग्स लगा रहे हैं, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है ना हमारी डिमांड को। नेक्स्ट है प्राइस लेवल। अगर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है अगर वो हाई है, हायर प्राइस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, हाई होगी, लोअर पे क्या होगी, लो होगी। मैं आपको एग्जांपल अभी दे चुकी हूँ, स्कूटर, बाइक, अगर हम ऐसी कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उनका प्राइस क्या होगा, हाई होगा ऑब्वियसली, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अगर बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन हमारी इनकम का जा रहा है, बहुत कम प्राइस है, छोटी से छोटी चीज़ है, तो उसको हम क्या, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। टाइम पीरियड, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या है, अगर शॉर्ट पीरियड है तो क्या होगी इलास्टिसिटी, लेस देन 1। क्यों, इनइलास्टिक होगी, क्योंकि बहुत कम हमारे हैबिट्स में चेंजेस होते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट पीरियड 1 दिन का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, बट इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में क्या होती है, इलास्टिक होती है, बोल सकते हैं मोर देन 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि कंज्यूमर के जो हैबिट्स हैं, जो उसकी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, वो लॉन्ग पीरियड में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो उस अकॉर्डिंग वो अपनी डिमांड इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है कभी प्राइस की वजह से। तो क्या होता है ये, इसमें इस केस में क्या होती है, मोर देन 1। हमारा यहाँ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू for watching. Please like, share and subscribe, and you can also watch the previous lectures. अगर आपको यहाँ पर कुछ भी टॉपिक्स आपको लग रहा है कि आपको आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं,